Today we shall be studying the second chapter of Standard 10 History, which is Historiography Indian Tradition. इसके पहले हमने जो चैप्टर स्टडी किया था 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हिस्टोरियोग्राफी ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी रिसर्च हो रहा था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। To just take a quick look and understand what we learned in the first chapter and what we are going to learn and discuss in the second chapter. Both the chapters have something very common in them, that both of these particular chapters especially deal with the topic of historiography. दोनों भी टॉपिक्स में हिस्टोरियोग्राफी, उससे रिलेटेड नए रिसर्च, उससे रिलेटेड मेथड्स और मेथोडोलॉजीज के बारे में हम लोग बात करने वाले। पहले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल रिसर्च। वी कम टू नो दैट हिस्ट्री or the study of history is something that we study of the past events, लेकिन इन पास्ट इवेंट्स के साथ में हम उनसे रिलेटेड उनका क्रोनोलॉजी देखते हैं, मतलब सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके आखिर में एंड में कौन सा इवेंट हुआ। लेटर ऑन वी स्टडीड दैट हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब आप हिस्ट्री की स्टडी करते हो, आप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स का रिसर्च करते हो, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। लेटर ऑन वी स्टडीड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। एक ऐसा हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, एक ऐसा मेथड जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का हिस्ट्री पता कर सकते हैं, मतलब दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू विच एज, whether it's of the ancient period, the medieval period or the modern period. Later on we discussed the features of the modern historiography, जैसे कि हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली डील्स विथ ह्यूमन डीड्स, मतलब इंसानों द्वारा जो काम हुआ उसके ऊपर हिस्ट्री बेस्ड है। हिस्ट्री में ऐसे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हिस्ट्री डिवाइन और गॉडली इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। द फोरमोस्ट थिंग दैट वी लर्न वाज दैट हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मतलब उसके पीछे एक साइंटिफिक वजह होती है जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई थी। Then later on we studied that history presents a graph of mankind's journey with the help of the past human deeds। मतलब हिस्ट्री हम क्यों स्टडी करते हैं, हमें इंसानों की प्रोग्रेस का ग्राफ पढ़ना होता है, इसलिए हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। Then later on we studied about various notable scholars, various notable historians which proved their insight। उन्होंने अपनी रिसर्च द्वारा दुनिया को कई सारी नई चीज़ों के बारे में बताया। जैसे रेना डेकार्टेस ने बताया था कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। उन्होंने अपनी बुक डिस्कोर्स ऑफ मेथड में ये बताया कि जब तक आपके मन में डाउट है तब तक आपको रिसर्च करना चाहिए। देन वी डिस्कस्ड मैनी थिंग्स विद वोल्टेयर, वेयर वोल्टेयर टोल्ड दैट ही गेव इम्पोर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रोनोलॉजी। अभी आई एम यूजिंग दिस करंट वर्ड क्रोनोलॉजी अगेन एंड अगेन। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ किस टाइम में हुई। अनलेस वी नो द असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स, वी कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री। देन लेटर ऑन it was Voltaire who insisted on this particular thing, that history should not only study about the human deeds but also the social traditions, the trade, economic conditions, agriculture and etc. Voltaire is also believed to be the founder of the modern historiography. Then later, the historian George William Friedrich Hegel discussed a number of things with us. He also came with the idea of dialectics, theses, antitheses और synthesis। इन तीन चीज़ों के बारे में हमें पता चला। Then we had Leopold von Ranke, who in his book The Theory and the Practice of History and the Secret of World History discussed a number of things. He gave the importance and he told the world that it is very important to give importance to the critical method of historical research। जब तक आप क्रिटिकली किसी चीज़ का स्टडी नहीं करेंगे, आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में क्रिटिकली पता नहीं करेंगे, तब तक हमें हिस्ट्री का असली मतलब पता नहीं चलेगा। Then we discussed some things related with Karl Marx। आपको पता है कार्ल मार्क्स जी के बारे में, जिन्होंने बताया कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ प्रेवलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स।
तो कार्ल मार्क्स ने अपने दास कैपिटल में इस पर्टिकुलर चीज़ का इंसिस्ट किया कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स या फिर ह्यूमन हिस्ट्री किस चीज़ से तैयार होती है, फंडामेंटल नीड से। अगर जब तक कोई फंडामेंटल नीड नहीं है तब तक हिस्ट्री तैयार नहीं होगी। देन वी स्टडीड अबाउट द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में हमने स्टडी किया कि वुमेन को क्या लगता था, उनकी हिस्ट्री जो इससे पहले मर्द लिखा करते थे तो क्या वो सही थी? नहीं। उनके हिसाब से उनके प्रॉब्लम्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू एक विमेन ही हमें आसानी से बता पाएंगे। औरतों को ही औरतों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है। तो हिस्ट्री में इससे पहले जो औरतों के बारे में लिखा गया था, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था, वो कहीं ना कहीं अधूरा था। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के माने तो औरतों के प्रॉब्लम्स और औरतों के बारे में जो हिस्ट्री है वो हमें औरतें ही समझा पाएंगी। एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट माइकल फुको, who in his book Archaeology of Knowledge argued that prevailing practice for arranging historical events on a chronological order is not right। तो माइकल फुको के माने क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को स्टडी करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि हमें कई सारे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स के ऊपर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मेडिसिन है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, एनालिसिस है। इसके चलते हमें पहले चैप्टर के एंड में समझ में आया कि हिस्ट्री का जो स्कोप है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक से या फिर किंग्स और उसके ह्यूमन डीड्स या फिर ह्यूमन डीड्स से रिलेटेड ना होके वो सारी चीज़ों से इंक्लूड होते हैं। सो राइटिंग ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। तो इन सारे जो मैंने अबव मेंशन किए हुए टॉपिक्स है उसके ऊपर, उसके बारे में भी लोगों में जानने की एक उत्सुकता बन गई। नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, वी शैल बी स्टडिंग अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। मतलब इंडियंस का कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था हिस्ट्री को स्टडी करने का। देन वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट 2.2 इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। आइडियोलॉजी का मतलब है एक thought process. So let us begin. Tradition of the Indian historiography. We learned that the Western tradition of historiography in the last lesson, जो हमने समरी देखी उसमें मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। In this lesson we will know about the tradition of Indian historiography, मतलब इंडियन हिस्ट्री को कैसे स्टडी करते थे। So while studying this we shall be discussing this in 3 parts. तो जब हम हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इन तीनों पीरियड्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे, एंशंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। सो हिस्टोग्राफी इन द एंशंट पीरियड। इन द एंशंट पीरियड इन इंडिया मेमोरीज ऑफ ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड माइथोलॉजिकल लोर, ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स। तो एंशंट ज़माने में इंडिया में कई सारे महान राजा हुआ करते थे, हो चुके हैं। उनके बारे में हमें कैसे पता चला? उनके बारे में हमें पता चला उनके ऊपर बेस्ड जो स्टोरीज है उसके वजह से। माइथोलॉजिकल स्टोरीज मतलब देव देवता भगवान के ऊपर जितनी भी स्टोरीज है हमें बचपन से वो बताई जाती है। इससे हम अपने ट्रेडिशन को जतन करते हैं। एंड दिस ऑल इज बीन प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ द ओरल रिसाइटल्स। मतलब ओरल जितना भी हिस्ट्री का फ्रेमवर्क है, आपको जैसे पता है कि देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन विच ओरल सोर्स इज सपोज टू बी द बेस्ट। एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रिटर्न हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ओरल सोर्स हमेशा होता ही है। सो द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हरप्पन सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स कंफर्म दैट इंडियंस हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग बाय अर्ली एज द 3rd मिलेनियम BC। मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडियंस ने जो आर्ट ऑफ राइटिंग है मतलब स्क्रिप्ट है मतलब एक लैंग्वेज है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कब मास्टर किया था? 3rd मिलेनियम में। हाउएवर द हरप्पन स्क्रिप्ट इज़ नॉट येट सक्सेसफुली डिसाइफर्ड। जैसे कि हम इंडियंस को पता है कि हरप्पन जो सोसाइटी थी वो इंडिया की सबसे पुरानी सोसाइटी, उस इंडिया की सबसे पहली सोसाइटी। तो उनकी स्क्रिप्ट जो है वो आज तक डिकोड ना हो पाई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना डीप हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो इंडिया में जितनी भी हमें हिस्टोरिकल
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जितनी भी मिली है आज तक, वो सारे इंस्क्रिप्शंस के ज़रिए पता चला है। इंस्क्रिप्शंस इज द आर्ट वेयर द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू राइट ऑन इट। सो देयर वर मैनी थिंग्स। एंशंट ज़माने में पत्थरों के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखते थे। They are dated to the 3rd century BCE, that is Emperor Ashoka Maurya's times. His edicts are inscribed on natural rocks and stones pillar. His edicts means his stories, his deeds. मौर्यन एम्पायर के वक्त पे अशोका के बारे में, द किंग अशोका, उनके बारे में जो लिखा गया था वो सारे का सारा हमें नेचुरल रॉक्स और स्टोन पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब किया हुआ मिला। From the 1st century CE, inscriptions began to occur on coins, metal images and sculptures and also on copper plates. तो आप कह सकते हैं कि जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस हमें मिले वो 1st century CE से मिले। वो कॉइन्स के ऊपर थे, मेटल इमेजेस के ऊपर थे, स्कल्पचर्स के ऊपर थे, मतलब पॉट्स के ऊपर थे, मंदिरों के ऊपर थे, एंड ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स। कॉपर प्लेट्स वर मोस्टली यूज्ड फॉर इंस्क्राइबिंग वर्क। दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ द वेरियस किंग्स। तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस जब हमें मिले तो इनके वजह से हमें क्या पता चला, हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। हमें हमारे टाइम के किंग्स के बारे में पता चला, उनके डायनेस्टिक जेनेलॉजीज मतलब उनके फैमिली ट्रीज के बारे में पता चला, वो कौन से टेरिटरी में राज करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। हमें कई सारे किंगडम्स के बारे में पता चला। हमने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में कई सारे अलग अलग डायनेस्टीज़ और उनके किंगडम्स के बारे में स्टडी किया है। विजयदत्त था, प्रियोदत्त था, नंदा था, शुंगा, मौर्यास, ये सारे एम्पायर्स थे जो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं। हमने उनके पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में, मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में स्टडी किया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट, फेमाइंस एक्सेट्रा, द रिस्पेक्टिव टाइम्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिली, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर मिली। द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर इंक्लूड्स द एपिक्स रामायण एंड महाभारत, पुराना, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर किससे बनी है? रामायण से बनी है, महाभारत से बनाई है। Now, many of you might have been thinking that Ramayana and Mahabharata, whether they are real or not. So we have historical documents related with this. We have sculptures, we have weaponaries. तो हमारे पास इतना सारा मटेरियल सोर्स है कि हम इंडियन से प्रूव कर सकते हैं कि रामायण और महाभारत हुआ था। So the various accounts by the Indian authors and also travelogues by the foreign travelers. Foreign travelers मतलब दूसरे देशों से जो हिस्टोरियंस इंडिया में आए थे, जो ट्रैवल करते हुए इंडियन ट्रेडिशन के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में जिन्होंने स्टडी किया, जैसे इबन बतूता थे मोरक्को से आए हुए, उसके बाद ह्यून सांग थे चाइना के, मार्को पोलो इटली से आए थे, और फा है चाइना से आए थे। सो इन सारे लोगों ने जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में लिखा, इंडियन कस्टम कल्चर के बारे में लिखा, तब दुनिया को इनके बारे में पता चला। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो इंडिया में हिस्ट्री रिकॉर्ड करने की सबसे पुरानी और सबसे ईजी अगर कोई चीज़ थी तो वो थी राइटिंग बायोग्राफीज। हर्षचरित रिटन इन द 7th century CE बाय बाना भट्ट इज किंग हर्षाज बायोग्राफी। जैसे आपको पता है कि 7th century के सबसे महान राजा किंग हर्ष, बाना भट्ट जी जो उस पर्टिकुलर टाइम के एक कोर्ट में पोएट थे, उनके राज में वो एक राज कवि थे। ही वॉज द अस्थाना कवि, कोर्ट किंग पोएट, and then he wrote his very first autobiography, that is Harshcharitra. I'm sorry to use the word autobiography, it is biography of King Harsha. It portrays a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life during the king's times. तो बाना भट्ट जी ने किंग हर्ष के रेन में जितने भी उन्होंने काम किए उनके बारे में एक रियलिस्टिक पिक्चर दुनिया को दिखाया। रियलिस्टिक का मतलब है कि वॉट एवर हैपन इन रियलिटी वॉज शोन, नथिंग इमेजिनरी, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग आउट ऑफ द हिस्ट्री। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडिवल पीरियड। तो मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे। द स्टाइल ऑफ राइटिंग Raj Tarangini, the history of Kashmir by Kalhana in the 12th century CE is quite close to the concept of modern historiography. तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अगर स्टडी करना है तो 12th century के कश्मीर के जो कल्हना थे उन्होंने राज तरंगिनी नाम की एक बुक लिखी, उसमें हिस्टोरियोग्राफी के कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया।
Kalana himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records, and local traditions. So these lines are very important. सो कलाना की वजह से हमें ये पता चलता है कि दैट द पीपल इन द इंडियन व्हाट यू से द इंडियन हिस्टोरियंस दे हैड अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। जिस तरह से कलाना ने कहा कि उन्होंने क्रिटिकली एग्जामिन की थी बहुत सारी सोर्सेज को और उसके बाद उन्होंने वो एक बुक लिखी। So, in the medieval India, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. तो medieval इंडिया के जो हिस्टोरियंस थे, जो जितने भी मुस्लिम रूलर्स इंडिया में थे, उनके काम का इन्फ्लुएंस हमें अरबिक और पर्शियन हिस्टोरियंस के कामों से काफ़ी सेम लगता है। अमंग द ज़ियाउद्दीन बारानी होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन तारीख फिरोज शाही, अ बुक रिटन बाय हिम। ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो उनमें से कई सारे अरबिक और पर्शियन हिस्टोरियंस में ज़ियाउद्दीन बारानी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने एक बुक लिखी थी तारीख फिरोज शाही में, और उन्होंने उसमें हिस्ट्री लिखने का या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च का पर्पस क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया। अकॉर्डिंग टू हिम द हिस्टोरियंस ड्यूटी इज़ नॉट लिमिटेड ओनली to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's feelings and incorrect policies. So this is something that is new to all of us, that till now we thought that the historian's work is only to record all the good deeds of a particular ruler. But according to Barani, he believes that, or he believed that it is not only about the king's or the queen's valor or policies, but we also should write what happened when the king failed several times with the different policies, or he failed. What were the shortcomings? Was he perfect? For example, I would like to give you the example of King Ashoka. Now we know the King Ashoka to be one of the most. तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हिस्टोरियंस को बताया कि whenever they are writing about some king, they should write also not only about his valor and policy of welfare, but also his failings and incorrect policies. तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखना चाहेंगे तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के एक बहुत ही फेमस राजा जो इंडिया में थे अशोका थे। तो अशोका के बारे में जब हम पढ़े, तो जब हम अशोका जी के बारे में स्टडी करते हैं तो हम ना कि उनके अच्छे कामों की वजह से उन्हें याद करते हैं, बल्कि यू ऑल्सो रिमेंबर हिम बिकॉज ऑफ हिज shortcomings, such as the war of Kalinga, where he had killed almost thousands of soldiers, and after that there was a change of heart in him, and he changed. So these all things we have been learning about Ashoka. So in the same way, Barani says that because of this he expanded the scope of historiography. अगर लोग सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी, तो हिस्ट्री को स्टडी करने का एक अलग मज़ा है। फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब कोई भी हिस्टोरियन किसी मुगल एम्परर के सामने जाता था तो दिस बिकेम अ रॉयल डिक्री दैट एवरी वन शुड प्रेज द एम्परर। तो जब आप किसी मुगल एम्पायर में, आप उस पर्टिकुलर कोर्ट में, या फिर आप कोई भी हो, तो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस राजा के बारे में थोड़ा सा प्रेज़ करें। अगर आप प्रेज़ करेंगे तो आपकी लॉयल्टी दिखेगी। द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। तो राजा की फरमाइश में या फिर राजा की पेशकश में अगर आप कुछ अच्छी पोएटिक लाइन्स बनाएंगे तो राजा को बहुत पसंद आएगा। बाबर, द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी एंटाइटल्ड तुजुक-ई-बारबरी. It contains the descriptions of battles fought by him. Babur also recorded his minute observations of various regions and cities travelled by him, including the local economy, customs and flora. So we study about a similar autobiography by Babur, the founder of the Mughal Empire. उन्होंने अपनी बुक तुजुक-ई-बारबरी में उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी उनके बारे में लिखा। उन्होंने हर एक चीज़ का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया था, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारे अलग अलग रीजन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन किया। उनका कल्चर कैसा था, ट्रेडिशन कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकली वो स्टेबल थे या अनस्टेबल थे, कस्टम कैसा है, फ्लोरा और फाउना कैसे है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी है, डू यू नो
Al-Barani wrote in Arabic about Indian knowledge and its social life. In the following period, many books about India were written by foreign scholars. Among them, a name to few are Hasan Nizami's Tajul Masir, Miyaji Siraj's Tabakat in Asiri. So these are the names of those travelogues or travel books where many of them traveled from outside India and they described India's knowledge and social life. So I hope you can read this on your own. We'll move on to the next part, that is Abdul Fazl's Akbarnama is very important from the viewpoint of critical historiography. So we can say this, that we come to a conclusion that many of the Indian historians or the Mughal historians, they had a critical point of view to study history. His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as a devoid of bias and hence realistic. तो ये जब भी इन्होंने एक अलग सी बुक अपनी लिखी है तो हमें समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टोरियंस ने इसको रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि एक पर्टिकुलर राजा के बारे में अच्छी चीज़ें लिखेंगे, एक किंगडम की सिर्फ अच्छी साइड ही दिखाएंगे, तो नहीं। उन्होंने ऐसी कोई भी बायस मतलब उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कही जिससे सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखाई जाए। उन्होंने अच्छी बुरी दोनों चीज़ों के बारे में लिखा, इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया। Bakhar is an important type of historical document of medieval times. It contains eulogies of heroes and stories of historic events, battles, lives of great men. Eulogies मतलब एक प्रकार की स्टोरीज होती है। बखार एक इम्पॉर्टेंट सोशल डॉक्यूमेंट थी मिडिवल टाइम्स में, जिसमें बहुत सारे हीरोज़ की स्टोरीज हुआ करती थी, उनके हिस्टोरिकल इवेंट्स, बैटल्स। Marathi Bakhars are of various types. Sabasad Bakhar was written by Krishnaji Anand Sabasad during the reign of Chhatrapati Rajaram. It is an important Bakhar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. अगर आप महाराष्ट्र को बिलोंग करते हो या फिर आप कहीं भी बिलोंग करते हो लेकिन आपको महाराष्ट्र के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इन बखार, सभासद बखार रिटर्न बाय कृष्णाजी आनंद सभासद, इसके द्वारा आप स्टडी करके हमें उनके बारे में बहुत सी सारी चीज़ें पता चली। भाऊसाहेबांची बखार डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत. अनदर बखार एंटाइटल्ड पानीपतची बखार इज ऑल्सो नोन अबाउट द सेम इवेंट. होळकरांची गय्यफत प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द होळकर्स एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल. तो जैसे शिवाजी महाराज थे वैसे ही अलग अलग जीनियोलॉजीज हो चुकी हैं, अलग अलग राजा हो चुके हैं, अलग अलग किंगडम्स हो चुके हैं, उनके बारे में हमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशंस में कई सारे बखार देखने को मिलते हैं. उनमें से कुछ है भाऊसाहेबांची बखार, पानीपतची बखार, होळकरांची गय्यफत. Now bakhars can be divided into various types such as biographies of kings, dynastic history, description of event, history of a sect, autobiographies regarding grievances based on mythologies and state administration by a king. तो बखार्स अलग अलग टॉपिक्स पे लिखे हुए होते हैं. कुछ बखार्स किंग्स के बायोग्राफीज़ पे होते हैं, कुछ डायनेस्टिक हिस्ट्री बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसके वजह से हिस्ट्री चेंज हो गई, या फिर वॉर्स होंगे, बैटल्स होंगे. कुछ में माइथोलॉजी हो सकती है, मतलब कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज़, और कुछ में एडमिनिस्ट्रेशन की, एक पर्टिकुलर किंग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा अच्छा था, उसने क्या अच्छे काम किए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो बखार्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स. जैसे कि बायोग्राफीज़ होती थी, डायनेस्टिक हिस्ट्री थी, मतलब कौन से किंग ने, कौन से किंगडम ने कितने सालों तक रूल किया. कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते थे हिस्ट्री में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वॉर्स हो सकती है, पॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, मेजर इवेंट्स जिसके वजह से हिस्ट्री चेंज हो गई. उसके बाद माइथोलॉजीज़, मतलब रामायण महाभारत जैसे और महाकाव्य हुए होंगे, तो किंग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में हुआ होगा. Moving on to the next point is historiography in the modern period. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of Archaeological Survey of India. तो 20th century में इंडिया में पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हुआ, जिसके सुपरवाइजर थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text. For this purpose, Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. Because of this discovery, the antiquity of Indian history could be traced to 3rd millennium BC or even earlier. तो जैसा कि हमने इसके पहले
डिस्कस किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी एंड इट इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट वन। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सर जॉन मार्शल ने डिस्कवरी की, उसके बाद से ही दुनिया को पता चला कि इंडियन हिस्ट्री 3rd मिलेनियम BCE से उससे पहले की थी। Many British officials in India wrote about Indian history. Their writings display strong influence by the colonial policies of the British. This is the same time जब ये हिस्ट्री लिखी गई थी, it is the same time when the British were ruling India. So उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी वो कहीं ना कहीं तो अपने ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखी। 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. This was the first book on Indian history written by a British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. तो कहीं ना कहीं जब ये पहली बुक आई तो लोगों को पता चला कि इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। एक एब्सेंस जो कोर होता है किसी भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन का, जो कोर होता है वो मिसिंग था। मतलब एक ब्रिटिश आदमी अगर इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखेगा तो वो उसमें हर एक चीज़ तो इंक्लूड नहीं करेगा, तो उन्होंने कई सारी चीज़ों को छोड़ दिया था। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, नाउ मुंबई, वॉज पब्लिश्ड इन 1841। तो ये से पहले नहीं थे, इनके बाद भी कई थे जिन्होंने अलग अलग बुक्स में इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड्स आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। ही रोट द बुक एंटाइटल्ड हिस्ट्री ऑफ मराठास। दिस बुक इज़ पब्लिश्ड इन 3 volumes. Grand Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. तो जब भी कोई ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ लिखता था तो उसमें क्लियर कट एक चीज़ नज़र आती थी कि वो अपने हिसाब से, मतलब ब्रिटिशर्स के हिसाब से वो इंडियंस को किस तरह से देखते हैं, वो एक पर्टिकुलर क्लैन को, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखते हैं। तो फिर वो मराठा एम्पायर हो तो वो उनको किस हिसाब से देखते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ग्रैंड डफ की जो राइटिंग है, हिस्टोरिकल राइटिंग्स है, उसमें हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश अपने आप को इंडियन कल्चर से बेहतर समझते थे, इसलिए इंडियन कल्चर के बारे में बहुत सी गलत चीज़ें शायद लिखी गई होंगी। सिमिलरली टेंडेंसी इज़ विटनेस्ड इन कर्नल टॉड्स राइटिंग्स अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखता था तो कई सारी शॉर्ट कमिंग्स हुआ करती थी। मतलब आप कह सकते हैं कि वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये। तो टॉड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री, दिस वाज आल्सो सिमिलर टू ग्रैंड डफ्स मराठा हिस्ट्री। द 2 volumes written by विलियम हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं पे लोगों ने जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा तो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी टाइप की शॉर्टकमिंग्स में थी। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duff's writing. तो जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर या कोई ब्रिटिशर इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखेगा तो उसमें शॉर्टकमिंग्स होंगी, लेकिन नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ये 2 ऐसे नाम हैं हिस्टोरियंस के जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एक अच्छी तरह से एक्सपोज किया। मतलब उसकी जो लिमिटेशंस थी, एक ब्रिटिश ऑफिसर या फिर एक ब्रिटिशर की जो लिमिटेशंस थी, उन चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। So here I would like to end today's lecture. In the next lecture we shall be discussing about the further points.